सुब्रतो साहा भी जुड़ चुके हैं, वो भी 15 कोर कमांडर रह चुके हैं। तो हमारा पूरा पैनल अभी 4 ऐसे वरिष्ठ और ऐसे शक्तिशाली जनरलों का है जिन्होंने निर्धारित की है कि हम अगर आज ताकतवर हैं तो उसकी नींव कहां पर रखी गई थी। जनरल साहा, हम अभी जो पूरी हमारी पूर्वोत्तर की सीमा और खासकर अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से तवांग की घटना के बाद अब चौकसी है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं आपसे भी समझना चाहती हूं कि ये चिंताएं तो रहती होंगी कि भाई इस इलाके को भी उस तरीके से विकसित करना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक भी हमारी वो पक्की सड़कें जानी चाहिए जो कि तिब्बत के रीजन से चीन अपने इलाके तक ला रहा है। लेकिन अब वो काम शुरू हुआ है। आज की तारीख में हिंदुस्तान किस स्तर पर आप कहेंगे, कितना ताकतवर आप कहेंगे, कितना मुकाबले में, कितना चुनौती का सामना करने की स्थिति में जब चीन जैसे दुश्मन की बात आती है? देखिए, यहाँ पर जो आप इश्यू प्रश्न उठा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर पिछले लगभग 4-5 साल से काफी जोर लगा है। अभी हाल ही में जो यांगसे में फेस ऑफ हुआ, बिल्कुल एग्रेसिव वायलेंट फेस ऑफ, यहाँ पर भी हमारी रिएक्शन काफी अच्छी रही क्योंकि अभी ये इलाका पहले के कंपैरिजन में अभी बेटर कनेक्टेड है। कुछ साल पहले अगर आप देखें, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट मान लीजिए तवांग के थोड़े आगे से पैदल चल के जाते थे हम लोग यहाँ तक। अभी रास्ता आगे बढ़ा है और लगभग 3-3.5 घंटा लगता है वहां पे रोड हेड से यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम पूरा हो गया, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत हाई प्रायोरिटी चाहिए और ये हाई प्रायोरिटी हर एक लेवल से। मेरे कहने का मतलब है, एक तो जैसे बॉर्डर रोड्स जो इम्प्लीमेंट करती है प्रोजेक्ट, उनका हायर स्पीड, बेटर इक्विपमेंट, बेटर फंडिंग इम्पोर्टेंट है। साइड बाय साइड जो अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लियरेंसेस होते हैं उस पर इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है और उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह का जो क्लियरेंस है, तो ये मल्टी मिनिस्ट्री ये काम है। इसमें एक मिशन मोड लाना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस रोड, यहाँ अरुणाचल के सारे जो कनेक्टिविटी है, इट्स ए मेजर इश्यू क्योंकि अरुणाचल जो है अलग अलग वैलीज में बढ़ जाता है। जो ये सारे ट्रिब्यूटरीज है अपने ब्रह्मपुत्र के, वो अलग अलग वैलीज में बढ़ जाते हैं, तो आपस में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और हाईली चैलेंजिंग टेरेन है। क्यों, देखिए, बताया जाता है कि डिफेंस में जो है माउंटेन्स ऑलवेज फेवर द डिफेंडर, लेकिन वो माउंटेन को अगर हम का एडवांटेज अगर हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें बेटर कनेक्टिविटी, बेटर रिसोर्सेज वहां पर होना जरूरी है। तो ये इसके ऊपर जो कदम लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही लिए जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि इसमें इसमें और तीव्र गति लाने की जरूरत है। और रोड कनेक्टिविटी के अलावा यहाँ पर आज अभी ALGs, दैट मींस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, एयर कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा जोर है और हम समझते हैं अगले कुछ दिनों में जो 3-4 ALGs जिसके ऊपर भी काम चल रहा है, जिनको अभी तक ऑपरेशनल करना बाकी है, वो हो जाएंगे। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर में लगभग 4 ALGs ऑपरेशनल हो चुके हैं और बाकी के ऊपर भी काफी जोर शोर से काम चल रहा है। इसके अलावा जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी काफी जोर है और कुछ स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस वगैरह के प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंसिडरेशन। हम समझते हैं शीघ्र ही उसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रगति दिखेगा। वाकई अरुणाचल जैसे इलाकों में वाकई लैंडिंग ग्राउंड्स की बहुत आवश्यकता होती है। एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स को लेकर काम चल रहा है, इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी बहुत पहले से। जनरल हसनैन, अब अगर हम आगे देखें, चीन के साथ इस तरह की चीजों को हम माइनर इरिटेंट्स मानकर छोड़ दें कि ये चीजें तो चलती रहेंगी, क्या इसका सोल्यूशन केवल पॉलिटिकल है? क्या LAC को लेकर अगर हमें एक पक्की सीमा चाहिए, यानी कि हमें एक इंटरनेशनल बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए डिप्लोमेसी, उसके लिए कूटनीति को ही आगे आना पड़ेगा, वही इसका समाधान है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है और मैं समझता हूं इसका जवाब जो है ज्यादा जियोपॉलिटिकल रिम में है, डिप्लोमेटिक रिम में है और उसका असर जो है वो मिलिट्री डोमेन के अंदर आता है। इसको मैं तफसील के साथ समझाने की कोशिश करता हूं छोटे लफ्जों में। देखिए, अगर आप देखें तो 20वीं कांग्रेस जो अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हुई है, उससे पहले जो 19वीं थी 2017 में, उसमें स्पष्ट किया गया था कि 2049 तक तकरीबन चीन ऐसी स्थिति में होगा कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा। और उसी में
2035 को उन्होंने एक माइलस्टोन समझा था कि वो ऐसा साल होगा जहां शी जिनपिंग तकरीबन 82 साल के हो गए होंगे और परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर लाइफ होंगे और उनकी जो पीछे जो वो छोड़ जाएंगे अपने प्रेसिडेंसी का, वो ऐसी स्थिति होगी कि 2035 में ये काबिलियत चीन के पास तकरीबन आ चुकी होगी। तो आप इसको अगर अब लगाकर देखें, इस ऑब्जेक्टिव को लगाकर देखें, तो चीन इस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर बाधाएं बीच में बहुत हैं। अब बाधाएं अमेरिका है, क्वाड है, और भारत जो है उन सब चीजों की एक बहुत बड़ी बाधा है। वो उनका परसेप्शन है ये, और वो समझते हैं कि भारत जो है वो दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट करेगा और चीन का जो मुद्दा है उसके अंदर बाधा डालेगा। इसकी वजह से अनबन होगा, अड़पने आएंगी और बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर ये अनबन जो है वो स्पर्श होगा और वहां पर कुछ ना कुछ टर्बुलेंस आएगा। क्या ये एक पूरी लड़ाई के तौर पर ऑल आउट वॉर होगा? मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी चीज होगी, क्योंकि चीन भी समझता है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। और खास तौर पे यूक्रेन की लड़ाई के बाद कन्वेंशनल वॉर जब लड़ाई वापस आ चुकी है, तो ये तो देख लिया है कि आप चाहे जितने ताकतवर हो, जैसे रूस को देखा है, बहुत ताकतवर देश माना जा रहा था, मगर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी टेक्नोलॉजीज ने साथ मिलकर उसको पछाड़ा तो नहीं मगर न्यूट्रलाइज तो कर दिया है। तो चीन शायद ये परसेप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता कि वो भारत को एक ऑल आउट वॉर में पछाड़ेगा। याद रखिए, अगर चीन ने भारत के साथ एक ऑल आउट वॉर छेड़ी और उसको जीत नहीं पाई, यानी विक्ट्री नहीं हो पाई लड़ाई के मैदान में, तो आप समझिए कि चीन की हैसियत क्या रहेगी उसके बाद। हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी व्यू चाइना? इसलिए चीन इसको रिस्क नहीं करेगा, वो अनबन करता रहेगा। और अनबन का तरीका, कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन जो है यही है, जिस तरह से उन्होंने अप्रैल मई 2020 में किया लद्दाख में, जिस तरह से उन्होंने 2021 में अक्टूबर में यांसी में किया और इस साल दिसंबर के महीने में फिर दोबारा यांसी में किया है। इससे पहले डोकलाम में भी कोशिश की थी। जगह जगह पर कंटेंशियस एरियाज, तो 23-25 कंटेंशियस एरियाज है, इनको चुनकर हर साल कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और आखिरी में मैं रिपीट करूंगा यही जो मेरे ख्याल में जनरल ढिल्लन साहब ने भी उसको बहुत उसके ऊपर तवज्जो दी थी कि मैरीटाइम जोन जो है वो कमजोरी है चीन की, वहां वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो हमारी तवज्जो जो है उसको बनाए रखना चाहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हिमालयन फ्रंट के ऊपर। वहां वो समझता है कि वो ताकतवर है, हम कमजोर हैं, मगर इसको टेस्ट करके ऑल आउट वॉर के अंदर वो स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सिचुएशन, स्थिति जो है बनी रहेगी, मैं समझता हूं कम से कम 2035 तक। और पॉलिटिकल अगर कोई इनिशिएटिव्स हैं तो वो एक हद तक बढ़ेंगे और फिर कुछ स्टेप्स वापस आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16 राउंड हुए हैं कोर कमांडर टॉक्स के लद्दाख में। इसके बावजूद आप देखिए दिसंबर 2022 में आप उसी स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां पर चीन ने एक डेलिबरेट ऑपरेशन 300 जवानों के साथ करा है, पीएलए का कोशिश की है कि भारत के 50 जवानों के पोस्ट को इविक्ट करे। ये चीजें अनबन जो है वो बनी रही।